हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे हैं। आज हम बात करने वाले हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज 8। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्क्लेमर देख लेते हैं। द इमेजेस used in a slide deck are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners of these images. If you are the owner of any of the images used in this deck and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. क्वेश्चन नंबर 1। एक पैसेज दिया गया है, चलिए पढ़ते हैं। Once upon a time there was a rich merchant। तो एक अमीर मर्चेंट था एक बार। who had 4 wives। चार पत्नी। he loved the fourth wife the most। फोर्थ वाइफ थी, उसको वो सबसे ज्यादा प्यार किया करता था। and adorned her with rich robes and treated her to delicacies। नाजुकता से प्यार से रखा करता था उसे। he took great care of her। बहुत ज्यादा केयर किया करता था। and gave her nothing। उसे कुछ नहीं दिया करता था but the best। लेकिन सबसे बेस्ट दिया करता था। he also loved the third wife very much। तीसरी पत्नी थी, तो भी वो प्यार किया करता था काफी। he was very proud of her। को लेकर वो बहुत प्राउड था। ऑलवेज वांटेड टू शो हर ऑफ टू हिज फ्रेंड्स। हमेशा अपने फ्रेंड्स से उसे मतलब हमेशा फ्रेंड से मिलवाया करता था और उसकी तारीफें किया करता था उनके सामने। हाउएवर द मर्चेंट वाज ऑलवेज इन ग्रेट फियर। हालांकि जो मर्चेंट था वो हमेशा एक डर में रहता था दैट ही माइट रन अवे विद सम अदर मैन। वो किसी और दूसरे आदमी के साथ भाग जाएगी। ही लव्ड हिज सेकंड वाइफ टू। वो अपनी दूसरी पत्नी को भी प्यार किया करता था। ही वाज वेरी considerate person, always patient, and in fact was the merchant's confidant। तो बहुत ही ज्यादा वो कंसिडरेट पर्सन थी। हमेशा शांत रहने वाली, पेशेंट था उसमें बहुत ज्यादा। और सच तो ये वॉज अ मर्चेंट्स कॉन्फिडेंट। तो कॉन्फिडेंट कौन होता है? जो आपके साथ रहता है, आपकी सहायता करता है और जिस पे आपको पूरा विश्वास हो, यानी विश्वास पात्र। वेन एवर द मर्चेंट फेस सम problems, he always turned to his second wife and she would always help him out and guide him through difficult times। तो जब भी मर्चेंट को कोई प्रॉब्लम हुआ करती थी, वो हमेशा अपनी सेकंड वाइफ के पास जाया करता था और वो हमेशा उसकी मदद किया करती थी जब भी उसको कोई परेशानी आती थी उसके डिफिकल्ट टाइम्स। नाउ द मर्चेंट्स वाइफ वाज वेरी लॉयल पार्टनर। नाउ द मर्चेंट्स फर्स्ट वाइफ वाज अ वेरी लॉयल पार्टनर एंड हैड मेड ग्रेट contributions maintaining his wealth and business as well as taking care of the household। However, the merchant did not love the first wife, and although she loved him deeply, he hardly took notice of her। तो जो मर्चेंट की जो फर्स्ट वाइफ है वो बहुत ज्यादा लॉयल पार्टनर और बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशंस दिया करती थी इस चीज़ में, मेंटेन करने में उसकी वेल्थ को, उसके बिज़नेस को, साथ ही साथ टेकिंग केयर ऑफ द हाउस होल्ड, घर के कामों में भी वो हाथ बटाती थी। हाउएवर द मर्चेंट डिड नॉट लव द फर्स्ट वाइफ। हालांकि जो मर्चेंट था वो अपनी फर्स्ट वाइफ को प्यार नहीं किया करता था। एंड ऑल्दो शी लव्ड डीपली, बल्कि उसकी जो फर्स्ट वाइफ थी उसे बहुत ज़्यादा प्यार किया करती थी, डीपली लव किया करती थी। ही हार्डली टुक नोटिस ऑफ हर। बहुत ही ना के बराबर वो उसे नोटिस किया करता था। वन डे द मर्चेंट फेल इल। एक बार क्या हुआ, मर्चेंट बीमार पड़ गया। फॉर लॉन्ग ही न्यू दैट ही वाज गोइंग टू डाई सून। उसे काफी लंबे समय से पता था कि वो मरने जा रहा है। ही थॉट ऑफ हिज लग्जूरियस लाइफ। तो उसने अपनी लग्जूरियस लाइफ के बारे में सोचा एंड टोल्ड हिमसेल्फ। खुद को कहा, नाउ आई हैव 4 वाइफ्स विद मी। मेरे पास 4 पत्नियां हैं। बट व्हेन आई डाई, जब मैं मर जाता हूँ, आई विल बी अलोन। मैं अकेला हो जाऊंगा। हाउ लोनली आई विल बी। इतना लोनली हो जाऊंगा ना मैं। दस ही आस्क्ड द फोर्थ वाइफ। अपनी चौथी पत्नी से पूछा, आई लव्ड यू मोस्ट। मैंने तुमसे सबसे ज्यादा प्यार किया। एंडोर यू विद द फाइनेस्ट क्लोथिंग एंड शावर्ड ग्रेट केयर ओवर यू। तुम्हारा बहुत ज्यादा ख्याल रखा, हर बड़ी से बड़ी चीज दी मैंने तुम्हें। नाउ दैट आई एम डाइंग, अब जब मैं मर रहा हूँ, विल यू फॉलो मी एंड कीप मी कंपनी। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? नो वे, आई रिप्लाइड द फोर्थ वाइफ। फोर्थ वाइफ ने रिप्लाई किया, नहीं। एंड शी वॉकड अवे विदाउट अनदर वर्ड। बिना कुछ कहे वो वहां से चली गई। द आंसर कट लाइक अ शार्प नाइफ राइट इनटू द मर्चेंट्स हार्ट। जो आंसर मिला उसे अपनी फोर्थ वाइफ से, ये छुरी की तरह उसके दिल पे चला। द सैड मर्चेंट देन आस्क्ड,
द थर्ड वाइफ। तो उसने थर्ड वाइफ से पूछा, आई हैव लव्ड यू सो मच फॉर ऑल माई लाइफ, पूरी जिंदगी मैंने तुमसे बहुत प्यार किया। नाउ दैट आई एम डाइंग विल यू फॉलो मी एंड कीप मी कंपनी। तो अगेन सेम क्वेश्चन उसने पूछा। नो, रिप्लाई द थर्ड वाइफ, लाइफ इज सो गुड ओवर हियर, लाइफ बहुत अच्छी है यहाँ पे। आई एम गोइंग टू री मैरी व्हेन यू डाई, जब तुम मर जाओगे तो मैं दोबारा शादी कर लूंगी। द मर्चेंट्स हार्ट सैंक एंड टर्न कोल्ड, मर्चेंट का जो हार्ट था वो ठंडा पड़ गया एकदम। ही देन आस्क्ड द सेकंड वाइफ, ने अपनी दूसरी पत्नी से पूछा, आई ऑलवेज टर्न टू यू फॉर हेल्प एंड यू हैव ऑलवेज हेल्प मी आउट, ने हमेशा मेरी मदद की है, जब भी मुझे मदद की जरूरत पड़ती थी मैं तुम्हारे पास आया करता था। नाउ आई नीड योर हेल्प अगेन, अब दोबारा मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। व्हेन आई डाई विल यू फॉलो मी एंड कीप मी कंपनी। आई एम सॉरी, आई कांट हेल्प यू आउट दिस टाइम, इस बार मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। रिप्लाई द सेकंड वाइफ, एट द वेरी मोस्ट आई कैन ओनली सेंड यू टू योर ग्रेव, बस जो मैं कर सकती हूँ वो ये कर सकती हूँ कि मैं तुम्हें कब्र तक ले जाऊं। द आंसर केम लाइक अ बोल्ट ऑफ थंडर एंड द मर्चेंट वाज डिवास्टेटेड। तो जो आंसर आया उसकी पत्नी से वो कैसा था, लाइक अ बोल्ट ऑफ थंडर, जब बिजली कड़क जाती है। द मर्चेंट वाज डिवास्टेटेड। देन अ वॉइस कॉल्ड आउट, एक आवाज आई, आई विल लिव विद यू, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। आई विल फॉलो यू नो मैटर वेयर यू गो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। द मर्चेंट लुक्ड अप एंड देयर वाज हिज फर्स्ट वाइफ। तो मर्चेंट ने देखा तो उसे पता लगा कि ये तो मेरी पहली पत्नी है। शी वाज सो स्किनी, वो बहुत स्किनी थी, पतली सी थी, पतली दुबली, ऑलमोस्ट लाइक शी सफर्ड फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन, वो ऐसी थी जैसे कि उसे खाने पीने से मेल न्यूट्रिशन हो चुका है उसे, मतलब कुपोषण एक तरीके से। ग्रेटली ग्रीव्ड द मर्चेंट सेड, आई शुड हैव टेकन मच बेटर केयर ऑफ यू व्हाइल आई कुड हैव, एक्चुअली वी ऑल हैव फोर वाइफ्स इन आवर लाइव्स, दरअसल हम सबकी जिंदगी में चार पत्नियां होती हैं। द फोर्थ वाइफ इज आवर बॉडी, फोर्थ वाइफ है वो हमारी बॉडी होती है। नो मैटर हाउ मच टाइम एंड एफर्ट वी लेविश इन मेकिंग इट लुक गुड, फर्क नहीं पड़ता कि हम कितना समय अपनी बॉडी पे देते हैं उसे अच्छा दिखाने के लिए। इट विल लीव अस व्हेन वी डाई, वो हमें छोड़ देगी जब हम मरते हैं। आवर थर्ड वाइफ इज आवर पोजेशंस, जो हमारी थर्ड वाइफ होती है हमारे पोजेशंस होते हैं, स्टेटस होता है हमारा, हमारी वेल्थ होती है। व्हेन वी डाई दे ऑल गो टू अदर्स, वो सब अन्य लोगों पे चले जाते हैं। सेकंड वाइफ इज आवर फैमिली, जो सेकंड वाइफ होती है हमारी फैमिली होती है, हमारा परिवार होता है, फ्रेंड्स होते हैं। नो मैटर हाउ क्लोज दे हैड बीन टू अस, फर्क नहीं पड़ता वो कितने हमारे करीब रहे हैं। व्हेन वी आर अलाइव द फर्देस्ट दे कैन स्टे बाय अस इज अप टू द ग्रेव, तो ज्यादा वो हमारे साथ कब तक रहेंगे, जब तक हम कब्र में ना चले जाए, मर ना जाए। द फर्स्ट वाइफ इज इन फैक्ट आवर सोल, तो जो हमारी फर्स्ट वाइफ होती है दरअसल सच तो ये है कि वो हमारी सोल होती है, आत्मा होती है। ऑफन निग्लेक्टेड इन आवर परस्यूट ऑफ मटेरियल, अक्सर हम उसे निग्लेक्ट करते करते हैं किसकी तलाश में, किसके परस्यूट में, मटेरियल वेल्थ एंड सेंसुअल प्लेजर। इट इज एक्चुअली द ओनली थिंग दैट फॉलोज अस वेयर एवर वी गो। Perhaps it is a good idea to cultivate and strengthen it now rather than to wait until we are in our deathbed to lament. तो आशा करते हैं आप पैसे समझ चुके हैं। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फर्स्ट वाइफ एज गिवन इन द पैसेज। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन वन केयरिंग, ऑप्शन टू ब्यूटीफुल, ऑप्शन थ्री थिन, ऑप्शन फोर लॉयल, ऑप्शन फाइव ऑल ऑफ द अबव आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फर्स्ट वाइफ। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है हमारा टू ब्यूटीफुल। सॉल्यूशन की अगर बात करें, इन द पैसेज द फर्स्ट वाइफ इज डिस्क्राइब प्राइमरली एज अ लॉयल पार्टनर who made significant contributions to the merchant's wealth and household. While her loyalty and contributions are emphasized, there is no mention of her beauty. तो उसकी ब्यूटी का कोई मेंशन नहीं है, उसके जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, लॉयल्टी है, उस पे जोर दिया गया है। इनफैक्ट सच तो ये है, द पैसेज नोट्स that she was so skinny, almost like she suffered from malnutrition, which suggests a lack of emphasis on beauty. तो जब malnutrition की बात की है, ये भी सजेस्ट कर रहा है कि emphasis नहीं है ब्यूटी के ऊपर। The other options
caring, thin, and loyal are characteristics that are either directly stated or implied in the passage. Therefore, option 2 is the best choice as it is the only characteristic that is not supported by the text. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं This is the same passage. Once upon a time there was a rich merchant who had 4 wives. He loved the fourth wife the most and adorned her with rich robes and treated her to delicacies. He took great care of her and gave her nothing but the best. He also loved the third wife very much. He was very proud of her and always wanted to show her off to his friends. However, the merchant was always in great fear that she might run away with some other man. He loved his second wife too. He was a very considerate person and always patient, and in fact was the merchant's confidant. Whenever the merchant faced some problems, he always turned to his second wife and she would always help him out and tide him through difficult times. Now the merchant's wife was very loyal partner and had made great contribution in maintaining his wealth and businesses as well as taking care of the household. However, the merchant did not love the first wife, and although she loved deeply, he hardly took notice of her. One day the merchant fell ill. Before long, he knew that he was going to die soon. He thought of his luxurious life and told himself, "Now I have 4 wives with me, but when I die, I will be alone. How lonely I will be." Thus he asked the fourth wife, "I loved you most, adored you with the finest clothing, and showered great care over you. Now that I am dying, will you follow me and keep me company?" "No way," replied the fourth wife, and she walked away without another word. The answer cut like a sharp knife right into the merchant's heart. Sad merchant then asked the third wife, "I have loved you so much for all my life. Now that I am dying, will you follow me and keep me company?" "No," replied the third wife. "Life is so good over here. I am going to remarry when you die." The merchant's heart sank and turned cold. He then asked the second wife, "I always turn to you for help, and you have always helped me out. Now I need your help again. When I die, will you follow me and keep me company?" "I'm sorry, I can't help you out this time," replied the second wife. "At the very most, I can only send you to your grave." The answer came like a bolt of thunder, and the merchant was devastated. Then a voice called out, "I will live with you. I will follow you no matter where you go." The merchant looked up, and there was his first wife. She was so skinny, almost like she suffered from malnutrition. Greatly grieved, the merchant said, "I should have taken much better care of you while I could have. Actually, we all have 4 wives in our lives. The fourth wife is our body. No matter how much time and effort we lavish in making it look good, it will leave us when we die. Our third wife is our possessions, status, and wealth when we die. They all go to others. The second wife is our family and friends. No matter how close they had been to us when we are alive, the furthest they can stay by us is up to the grave. The first wife is, in fact, our soul, often neglected in our pursuit of material wealth and sensual pleasure. It is actually the only thing that follows us wherever we go. तो ये असल में यही असली चीज़ है जो हमें फॉलो करती है. Perhaps it is a good idea to cultivate and strengthen it now rather than to wait until we are in our deathbed to lament. तो ये एक अच्छा आइडिया है कल्टीवेट और स्ट्रेंथन करने का इसे इसको शक्ति देने का नाउ रादर देन टू वेट बल्कि कब तक का वेट करने के बजाय until we are in deathbed to lament. तो आशा करते हैं आप ऐसे समझ चुके हैं क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं व्हाट वाज द सेकंड वाइफ्स क्वालिटी ऑप्शंस देख लेते हैं वन शी हेल्प द मर्चेंट ड्यूरिंग टफ टाइम्स टू शी हेल्प द मर्चेंट इन हिज बिजनेस थ्री शी मेड द मर्चेंट फील प्राउड फोर शी कंट्रीब्यूटेड टू द मर्चेंट्स वेल्थ फाइव नन ऑफ द अबव तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा आपका समय अब। तो आशा करते हैं आपने सही चुनाव किया है करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं करेक्ट आंसर हमारा वन शी हेल्प द मर्चेंट ड्यूरिंग टफ टाइम्स सोल्यूशन की अगर बात करें in the passage, the second wife is described as a very considerate person and the merchant's confidant. Whenever he faced problems, he would turn to her for help
and she would always assist him in getting through difficult situations. This quality of being supported during tough times is clearly highlighted, making option 1 the accurate choice. The other options do not reflect the specific role of the second wife as described in the passage, further confirming that option 1 is the correct answer. तो फिर से ये कंफर्म कर रहा है कि ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. दिस इज द सेम पैसेज. क्वेश्चन की ओर आते हैं. द ऑथर हैज कंपेयर द मर्चेंट फोर्थ वाइफ टू आर डैश. ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन देख लेते हैं. ऑप्शन 1 सोल, ऑप्शन 2 वेल्थ, ऑप्शन 3 फ्रेंड्स, ऑप्शन 4 स्टेटस, ऑप्शन 5 नन ऑफ दीज. तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है. सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपका समय शुरू होता है अब. आशा करते हैं आपका चुनाव सही है. करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं. करेक्ट आंसर हमारा 5 नन ऑफ दीज. सोल्यूशन की अगर बात करें, in the passage the author compares the merchant's fourth wife to our body. Fourth wife represents the physical self, which no matter how much time and effort we put into maintaining it, ultimately leaves us at that. अंत में वो हमें मौत दिलाती है. Passage specifically states that the fourth wife is analogous to our body, while the other wives represent wealth, possessions, family and friends. यही सारी बातें solutions में लिखी. Since none of the provided options reflect this comparison accurately, option 5 is the correct choice. So none of these is the correct choice. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. The same passage, क्वेश्चन की ओर आते हैं. What does the author have to say about our soul? Options देख लेते हैं. 1. That it is well taken care of. 2. That it can give us company only till our death. 3. That it has been ignored in the chase of for worldly pleasures. 4. That it belongs to someone else after our death. 5. None of the above. तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है. सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपका समय शुरू होता है अब. आशा करते हैं आपका चुनाव सही है. करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं. करेक्ट आंसर है 3. That it has been ignored in the chase for worldly pleasures. सोल्यूशन की अगर बात करें, in the passage the author emphasizes that the first wife, representing our soul, is often neglected while people pursue material wealth, possessions, and sensory pleasures. The author suggests that unlike the other aspects of life that can abandon us at that, the soul is the only part that truly follows us. Soul जो है, आत्मा जो है वो हमें फॉलो करती है, बाकी सब चीजें हमें छोड़ देती है. This neglect in nurturing and strengthening the soul in favor of worldly pursuits is a central theme in the passage, making option 3 is the most accurate. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं. The other options do not accurately reflect the author's commentary on the soul, reinforcing that option 3 is indeed the correct answer. आशा करते हैं आप समझ. अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं. Question number 5, the same passage. Question की ओर आते हैं. What did the merchant want to do with his third wife? Options देख लेते हैं. 1. To buy good clothes for her. 2. To give her away to his friends. 3. To show her off to his friends. 4. To share his problems with her. 5. None of the above. तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है. सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपका समय शुरू होता है अब. आशा करते हैं आपका चुनाव सही है. करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं. करेक्ट आंसर हमारा 3. टू शो हर ऑफ टू हिज फ्रेंड्स. सोल्यूशन की अगर बात करें, in the passage it is stated that the merchant loved his third wife very much and was very proud of her, always wanting to show her off to his friends. This indicates that he valued her not only for companionship, but also for the image she projected to others. Therefore, option 3 accurately reflects the merchant's intentions regarding his third wife. The other options do not capture his specific desire to display her to his friends, making option 3 the
only correct answer. आई होप आप समझ। क्वेश्चन नंबर 6, मैसेज पढ़ लेते हैं। Once upon a time, there was a rich merchant who had four wives. He loved the fourth wife the most and adorned her with rich robes and treated her to delicacies. He took great care of her and gave her nothing but the best. He also loved the third wife very much, was very proud of her, and always wanted to show her off to his friends. However, the merchant was always in great fear that she might run away with some other man. He loved his second wife too. She was very considerate person, always patient, and in fact was the merchant's confidant. Whenever the merchant faced some problems, he always turned to his second wife and he would always help him out and tide him difficult times. Now, merchant's first wife was very loyal partner and had made great contributions in maintaining his wealth and business as well, taking care of the household. However, the merchant did not love the first wife, and although she loved him deeply, hardly took notice of. One day, the merchant fell ill. Before long, he knew that he was going to die soon. He thought of his luxurious life and told himself, now I have four wives with me, but when I die, I will be alone. How lonely I'll be. Thus, he asked the fourth wife, I loved you most, adored you with the finest clothing, and showered great care over you. Now that I am dying, will you follow me and keep me company? No way, replied the fourth wife, and she walked away without another word. The answer cut like a sharp knife right into the merchant's heart. Sad merchant then asked the third wife, I have loved you so much for all my life. Now that I am dying, will you follow me and keep me company? No, replied the third wife. Life is so good over here. I'm going to remarry when you die. The merchant's heart sank and turned cold. He then asked the second wife, I always turn to you for help, and you have always helped me out. Now I need your help again. When I die, will you follow me and keep me company? I'm sorry I can't help you out this time, replied the second wife. At the very most, I can only send you to your grave. The answer came like a bolt of thunder, and the merchant was devastated. Then a voice called out, I'll leave with you. I'll follow you no matter where you go. The merchant looked up and there was his first wife. She was she was so skinny, almost like she suffered from malnutrition. Greatly grieved, the merchant said, I should have taken much better care of you while I could have. Actually, we all have four wives in our lives. The fourth wife is our body. No matter how much time and effort we lavish in making it look good, it will leave us when we die. Our third wife is our possessions, status, and wealth. When we die, they all furthest they can stay by us is up to the grave. They all go to others. The second wife is our family and friends. No matter how close they had been to us when we are alive, the furthest they can stay by us is up to the grave. The first wife is in fact our soul, often neglected in our pursuit of material wealth and sensual pleasure. It is actually the only thing that follows us wherever we go. Perhaps it is a good idea to cultivate and strengthen it now rather than to wait until we are in our deathbed to lament. तो आशा करते हैं आप पैसेज समझ चुके हैं। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है व्हाट फियर डिड द मर्चेंट हैव अबाउट हिज थर्ड वाइफ? ऑप्शंस देख लेते हैं। दैट शी वुड किल हिम, 2 दैट शी वुड नॉट accompany him when he died, 3 that she would run away with all his money, 4 that she would not look beautiful anymore, 5 none of the above। तो दिए गए ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है 5 नन ऑफ द अबव। सॉल्यूशन की अगर बात करें, in the passage the merchant's fear regarding his third wife is specifically that she might run away with some other man. This indicates his anxiety about her loyalty and the possibility of losing her to someone else, rather than any of the fears listed in the options provided. Options 1, 2, 3, and 4 do not accurately reflect the fear that he had about his third wife as described in the text. Therefore, option 5 is the correct choice because none of the other options capture the essence of the merchant's concern about his third wife. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
Question number 7, the same passage. Question है, what explanation did the fourth wife give for not accompanying the merchant when he was dying? Options देख लेते हैं. 1. She wanted more money. 2. She did not give any explanation. 3. She wanted to marry someone else after the merchant's death. 4. She was afraid to go with him. 5. None of the above. तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है. सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपका समय शुरू होता है अब. आशा करते हैं आपका चुनाव सही है. करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं. करेक्ट आंसर है 2. शी डिड नॉट गिव एनी एक्सप्लेनेशन. सॉल्यूशन की अगर बात करें, इन द पैसेज व्हेन द मर्चेंट asked the fourth wife to accompany him in death, she simply responds with no way and walks away without providing any explanation for her refusal. This lack of elaboration on her reasons is emphasized in the text, indicating that she does not justify her decision. The other options either suggest motivations or reasons that are not mentioned in the passage, making option 2 the most accurate choice since it reflects the fourth wife's direct response without any explanation. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं. अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं. Question number 8, the same passage. Question है, what does the phrase cut like a sharp knife as used in the passage mean? तो ये जो phrase दिया गया है cut like a sharp knife, इसका क्या मीनिंग है? ऑप्शन देख लेते हैं. 1 injure, 2 bleed, 3 dangerous, 4 hurt, 5 none of these. तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है. सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपका समय शुरू होता है अब. आशा करते हैं आपका चुनाव सही है. करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं. करेक्ट आंसर हमारा 4 हर्ट. सॉल्यूशन की अगर बात करें, in the passage the phrase cut like a sharp knife is used to describe the deep emotional pain the merchant felt when the fourth wife rejected him. This metaphor indicates a strong sense of hurt or emotional anguish rather than a physical injury. The imagery of a sharp knife suggests a sudden and intense feeling of pain, which aligns with the idea of being emotionally hurt. तो मर्चेंट जो था बहुत इमोशनली हर्ट था और इंटेंस फीलिंग ऑफ पेन को सजेस्ट कर रहा है ये फ्रेज. ऑप्शन 1 and 2 relate to physical harm, which is not the focus of this metaphor. Therefore, option 4 is the most appropriate answer as it captures the emotional aspect of the hurt the merchant experience. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 9, द सेम पैसेज. क्वेश्चन है, what does the phrase like a bolt of thunder used in the passage mean? ऑप्शन देख लेते हैं. 1 like a very bright light, 2 like a pleasant feeling, 3 like a loud noise, 4 like a shock, 5 none of these. तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है. सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपका समय शुरू होता है अब. आशा करते हैं आपका चुनाव सही है. करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं. करेक्ट आंसर है 4 लाइक अ शॉक. सोल्यूशन की अगर बात करें, in the passage the phrase like a bolt of thunder is used to describe the devastating impact of the second wife's response when she tells the merchant that she cannot accompany him in death. This expression conveys a sudden overwhelming feeling of shock and despair that the merchant experiences upon hearing her words. While thunder is associated with loud noise, in this context, it primarily signifies the abrupt and jarring emotional reaction, making like a shock the most appropriate interpretation. Therefore, option 4 accurately captures the meaning of the phrase as it relates to the merchant's experience. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं. अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 10, the same passage. क्वेश्चन है, why did the first wife offer to go with the merchant when he died? ऑप्शंस दिए गए हैं. ऑप्शंस देख लेते हैं. 1 because she loved him, 2 because she was afraid to stay alone, 3 because she hated the other wives, 4 because she was undernourished,
and was going to die anyway, and 5 none of the above. तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है 1 बिकॉज़ शी लव्ड हिम। सॉल्यूशन की अगर बात करें, in the passage the first wife is portrayed as loyal and dedicated to the merchant. When she offers to accompany him in death, it reflects her deep love for him despite the fact that he had neglected her throughout their relationship. Her willingness to be with him at his time of need underscores the strong emotional bond she has for him. तो जो इमोशनल बॉन्ड था उसकी फर्स्ट वाइफ उसके हस्बैंड को लेके वो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस था। The other options do not capture the essence of her actions or motivations as described in the text. There is no indication that she was motivated by fear, hatred, or a sense of impending death. तो ये जितनी बातें कही गई हैं सॉल्यूशन में, कोई इंडिकेशन नहीं है इस बात का कि वो इस बात से मोटिवेटेड थी कि भई उसे डर था, नफ़रत करती थी और सेंस ऑफ इम्पेंडिंग डेथ उसे अपनी मौत का खतरा था या डर था। इंस्टेड इसके बजाय हर ऑफर टू अकम्पनी द मर्चेंट इज़ रूटेड इन हर लव फॉर हिम। तो उसका जो प्यार था वो उसे उसके साथ जाने के लिए मजबूर कर रहा था। मेकिंग ऑप्शन 1 द मोस्ट एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। तो आशा करते हैं आपने इस सेशन से काफ़ी कुछ सीखा। फिर से मुलाकात करेंगे अन्य सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।